मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मैं आपको लेके चलता हूं अलेक्जेंडर द ग्रेट के ज़माने में। सिकंदर आज़म जब वो दुनिया को फतह करते हुए जा रहा था, उन्होंने दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा फतह कर लिया, लेकिन मौत ने उनको ज़्यादा वक्त नहीं दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट 323 बीसी में फौत हुए और जब वो फौत हुए तो उनका एक बहुत बड़ा जनरल जिसे टॉलमी कहा जाता है वो वहाँ से निकला और इजिप्ट मिस्र में आकर उसने अपनी हुकूमत बना ली। यही वो ज़माना है जब ज्योमेट्री की बाकायदा पैदाइश हुई। ज्योमेट्री का वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो यानी ज़मीन और मीट्री मतलब के पैमाइश। पुराने ज़माने में जब लोग ज़मीन की पैमाइश करते थे तो वो ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते थे। वो ट्रायंगल्स बनाते थे, वो स्क्वायर्स बनाते थे और इस तरीके से एरिया भी निकाल लेते थे। मैं आपको लेके चलता हूँ दुनिया की बहुत पुरानी तहजीब 3000 बीसी पीछे, जिसे हड़प्पा कहा जाता है, और ये इंडस रिवर की सिविलाइजेशन है जो कि आज पाकिस्तान पंजाब में है। इनकी तहजीब को भी अगर हम देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो भी ज्योमेट्री से आगाह थे और कई चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिससे पता चलता है कि वो ज्योमेट्रिक शेप्स बनाते थे। फिर हम आ जाते हैं 2551 बीसी और ये वो वक्त है जब इजिप्शियंस ट्रायंगल्स बना रहे थे। आपको ये पिरामिड नज़र आ रहे हैं और इनमें छुपी हुई ज्योमेट्री भी आपको नज़र आएगी। ऐसा ही काम कई और सिविलाइजेशंस ने अपने अपने दौर में किया। आज हम ये सोचते हैं कि बड़ी बड़ी ईंटों को पिरामिड्स के ऊपर कैसे पहुंचाया गया होगा, और इससे हमें साफ नज़र आता है कि वो इंक्लाइन प्लेन्स भी जानते थे, वो स्क्वायर, ट्रायंगल्स और इसके अलावा बहुत सी ज्योमेट्री से वाकिफ़ थे। इसीलिए बग़ैर कंक्रीट और सीमेंट के उनके पिरामिड्स इतने हज़ारों सालों के बाद भी आज अपनी जगह पर मौजूद हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ बेबीलोन, जो कि एक और सिविलाइजेशन है जो कि 700 to 300 बीसी पहले थी। अगर आप देखें तो ईरान, इराक और उससे गुजरते हुए हम इजिप्ट तक आ जाते हैं और ये सारी की सारी बेबीलोन की सिविलाइजेशन थी। ये सिविलाइजेशन फ्लैट ज्योमेट्री को इस्तेमाल करती थी अपनी ज़मीनों को नापने के लिए, क्योंकि दरियाओं में बहुत ज़्यादा सैलाब आते थे और लोगों को दरियाओं से दूर जाना पड़ता था। फिर वो वापस आते थे जब पानी उतर जाता था और वो ज़मीन को नाप नाप कर दरिया के किनारे चले जाते थे। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ज्योमेट्रिक शेप्स भी नज़र आ रही हैं जो कि मिट्टी के पत्थरों पर खुदी हुई हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंडिया और पाकिस्तान। ये वो दौर है जिसे हम वैदिक पीरियड कहते हैं, 1700 से 1100 बीसी, और हम इस वक्त ऋग्वैदिक ट्राइब्स में मौजूद हैं जहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री उनके श्रोता सूत्रास में नजर आती है। ये तमाम डॉक्यूमेंट संस्कृत में लिखे गए और आपको जान के हैरानी होगी कि पाइथागोरस से पहले भी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लोग जान चुके थे। और फिर आए ग्रीक्स, और ग्रीक्स में बहुत से फिलोसोफर पैदा हुए जिन्होंने बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री पे काम किया। थेल्स ऑफ मिलिटस को देख लीजिए या पाइथागोरस को देख लीजिए जिन्होंने ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा काम किया। प्लेटो उनमें से एक हैं जिन्होंने ज्योमेट्री को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन अगर हम किसी को ज्योमेट्री का फादर कहते हैं तो वो साइंटिस्ट हैं यूक्लिड, जो कि टॉलमी, जो मैंने आपको बताया था कि जनरल है सिकंदर आज़म के, उनके दौर में पैदा हुए और उन्होंने 13 बुक्स जिन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है मुरतब की। ये 13 की 13 किताबें इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुई और उसके बाद अरेबिक और लैटिन ज़ुबान में भी ट्रांसलेट हुई। यूक्लिडियन ज्योमेट्री एक सिंपल फ्लैट प्लेन की ज्योमेट्री है जहाँ पर स्ट्रेट लाइंस मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें बनाती हैं। अगर इससे हटकर हम स्फेरिकल या हाइपरबोलिक ज्योमेट्री की तरफ जाएंगे तो वो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री है जो कि बाद में आई। याद रखें कि इस वक्त हम सिर्फ यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ज़मीन को स्पेस से देखेंगे तो आपको गोल नज़र आएगी। इसका मतलब यह है कि आप इसका सर्कमफ्रेंस यूक्लिडियन ज्योमेट्री से नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन में चले जाएं, आप बिल्डिंग्स बनाएं
आप ज़मीन की मेजरमेंट्स लें जो कि फ्लैट हैं तो आपको यूक्लिडियन ज्योमेट्री की ज़रूरत ज़रूर पेश आएगी। इसी ज़मीन में जब कर्व्स आते हैं, जब ये बम्प्स आते हैं तो हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप कारपेंटर हैं तो आप बहुत सी ऐसी शक्लें बना सकते हैं जिसमें आपको यूक्लिडियन ज्योमेट्री की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा भी यूक्लिडियन ज्योमेट्री बहुत जगह पर इस्तेमाल होती है जहां पर हम स्फेरिकल एंड हाइपरबोलिक शेप्स नहीं बना रहे होते। यूक्लिडियन ज्योमेट्री का दरख्त अगर मैं दिखाऊं तो इसकी शुरुआत होती है डेफिनेशन से, और उसके बाद हमारे पास दो किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं जिन्हें एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स कहा जाता है, जिनका फ़र्क मैं आपको आगे बताऊंगा। और इनकी बिना पर हम बनाते हैं थ्योरम्स। तो आप हमेशा इस दरख्त को याद रखेंगे तो आपको यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बेसिक स्ट्रक्चर का मालूम रहेगा। मैं आपको यहाँ पर यूक्लिडियन ज्योमेट्री की दो किस्म की अजम्पशंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इन अजम्पशंस में एक्सियम्स होते हैं एंड पोस्टुलेट्स होते हैं। दो किस्म की अजम्पशंस होती हैं और अमूमन ये वो अजम्पशंस होती हैं जिनको हम सही मानते हैं। इनके लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती बल्कि इनको बिल अमूम सही माना जाता है। तो फिर इनमें फ़र्क क्या है? एक्सियम्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि पूरे मैथमेटिक्स पे अप्लाई करती हैं, जबकि पोस्टुलेट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि सिर्फ ज्योमेट्रिक रिलेशंस पर ज्योमेट्री में अप्लाई करती हैं। तो एक्सियम्स एक बड़ी चीज़ है जबकि पोस्टुलेट्स एक सबसेट है एक्सियम्स का। मसलन मैं आपको यहाँ पर एक्सियम दिखा रहा हूँ। ये बेसिक एक्सियम है यूक्लिडियन ज्योमेट्री का कि अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि a c के बराबर है। इस एक्सियम को इंग्लिश ज़ुबान में बताया गया है और मैंने आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर दिखाया है। इसी तरीके से अगर मैं आपको पोस्टुलेट दिखाऊं तो अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं तो उनके बीच में एक लाइन सेगमेंट, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन होगी। एक ही लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक पोस्टुलेट है यूक्लिडियन ज्योमेट्री का। इसी तरीके से बहुत से और पोस्टुलेट्स हैं जिनको हम फर्दर अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको यहाँ पर कुछ एक्सियम्स एंड कुछ पोस्टुलेट्स दिखाए हैं। आप पॉज करें और इनको पढ़ सकते हैं और ये आपको ज़्यादातर समझ भी आ जाएंगे। इन एक्सियम्स को अगर हम गेंदों की सूरत ले लें और पोस्टुलेट्स को भी गेंदों की सूरत ले लें तो इनको इकट्ठा करके हम थ्योरम्स बनाते हैं जो कि हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं। तो थ्योरम्स कैसे आते हैं? एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स को इकट्ठा करते हैं, लेकिन इकट्ठा करने की एक शर्त है और वो शर्त ये है कि हम डिडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव रीजनिंग के जरिए इनको इकट्ठा करेंगे। आपका सवाल ये होगा कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? चीज़ों को अखज़ करने का एक तरीका डिडक्टिव रीजनिंग भी है जिसमें हम एक जनरल प्रिंसिपल लेते हैं और उस जनरल प्रिंसिपल के ज़रिए हम एक स्पेशल केस को डिस्कस करते हैं और फिर उसका एक रिजल्ट या कंक्लूजन देते हैं। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जिसे हम प्रेमिस कहते हैं। प्रेमिस का मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसे हम सही मानते हैं। यहाँ पर मेरे पास प्रेमिस है कि तमाम बंदर केले पसंद करते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम सब जानते हैं। अब मेरे पास एक और प्रेमिस है और वो प्रेमिस ये है कि लूसी एक बंदर है। मैं आपको अगर पिछले प्रेमिस पे लेके जाऊं तो ये एक जेनेरिक प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल है। और अब मैं एक केस को डिस्कस करता हूं, लूसी को, जो कि एक बंदर है और ये प्रेमिस 2 है। इन दोनों स्टेटमेंट्स यानी इन दोनों प्रेमिस को अगर मैं इकट्ठा करूं तो तमाम बंदरों को केले पसंद हैं और लूसी एक बंदर है। तो मैं यहाँ से ये अखज़ कर सकता हूँ, यहाँ से डिड्यूस कर सकता हूँ कि लूसी, क्योंकि तमाम बंदरों को केले पसंद है और लूसी भी एक बंदर है तो लूसी को केले पसंद है। इस तरीके से जब हम डिडक्शन करते हैं, रीजनिंग निकालते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं ये डिडक्टिव लॉजिक है या डिडक्टिव रीजनिंग है। जब भी आप एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स को इकट्ठे करते हैं और उनको डिडक्टिव रीजनिंग के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए, तो हम ये समझते हैं कि उस वक्त यूक्लिडियन ज्योमेट्री में तरक्की हो रही है। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हम एक्सियम्स लेते हैं, पोस्टुलेट्स लेते हैं, उनके नीचे डेफिनेशंस भी होती हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, और उनको इस तरीके से इकट्ठा करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग के साथ कि हम मुख्तलिफ थ्योरम्स प्रूव करते हैं जो कि हम अपनी क्लासेस में अक्सर कर रहे होते हैं। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। यूक्लिडियन स्पेस
3D स्पेस भी बन चुका है और आपको यूक्लिडियन स्पेस में किसी भी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं जो कि एक्स वाई जी होते हैं। और हमें यह भी पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए हम कैलकुलस और अलजबरा को भी ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब आई है बारी सवाल की। आज का मेरा सवाल ये है कि क्या स्पेस टाइम जो कि हमें आइंस्टाइन ने एक कॉन्सेप्ट दिया उसको यूक्लिडियन स्पेस में जाहिर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अगर किया जा सकता है तो क्यों किया जा सकता है, और अगर नहीं किया जा सकता है तो उसकी क्या वजह है? नीचे जवाब में ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक यूक्लिडियन ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स पहुंचाइए।